भगत ने भारत के लिए मेडल बनाया यकीनी। बैडमिंटन खिलाड़ी ने अपने जापानी हरीफ को हराकर फाइनल में बनाई जगह। निशानेबाजी में संगराज अधाना और मनीष नरवाल P4 मिक्स पिस्टल SH1 मुकाबले के फाइनल में पहुंचे। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम का अमल शुरू। पंजशीर वादी पर तालिबान ने किया कब्जे का दावा। बहरहाल अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के इस दावे को किया मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अबूधाबी के वली अहद से की फ़ोन पर बात। बाहिमी मफादात के उमूर पर हुआ तबादला ख्याल। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ बैनुल-अक़वामी बिरादरी के रोल पर दिया जोर। तीन मुल्कों के दौरे के तीसरे मरहले में वज़ीर ख़ारजा ने की क्रोएशिया के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। भारत, बहरुल-काहिल, अफ़गानिस्तान और दहशतगर्दी पर हुआ तबादला ख्याल। दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर ख़ारजा आज डेनमार्क का करेंगे दौरा। असम में सैलाब की सूरत हाल में कुछ बेहतरी। सैलाब मुतासरीन की तादाद हुई कम। बिहार के 16 अजला में 29 लाख से ज़्यादा आबादी सैलाब से मुतासर। ओवल टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों की शानदार कारकर्दगी। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 290 पर आउट। भारत की दूसरी इनिंग्स में अच्छी शुरुआत। आदाब नाजरीन, सुबह 9 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। पेश हैं इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने मर्दों के सिंगल्स के SL3 जुमरे में भारत के लिए मेडल यकीनी बना लिया है। वो सेमीफाइनल में आज अपना पहला मुकाबला जापान के दायासू के फौजिहार के खिलाफ जीतने में कामयाब रहे। प्रमोद पहले गेम को सिर्फ 15 मिनट के अंदर 21-11 से अपने नाम कर लिया। वहीं दूसरे गेम को उन्होंने सिर्फ 21 मिनट के अंदर 16-21 से जीता। इस जीत के साथ ही प्रमोद ने पैरालंपिक में भारत के लिए एक और तमगा यकीनी बना दिया है। प्रमोद अपना फाइनल मुकाबला भी आज ही खेलेंगे। और भारतीय पैरा एथलीट्स ने टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में अपनी शानदार कारकर्दगी जारी रखी है। भारतीय शूटर संगराज अधाना और मनीष नारवाल ने मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। क्वालिफिकेशन राउंड में अधाना 4x536 के स्कोर के साथ चौथे नंबर पर रहे, जबकि मनीष 7x533 के स्कोर के साथ 7वें नंबर पर रहे। इसके साथ ही एक और भारतीय शूटर आकाश 3x507 के स्कोर के साथ 27वें नंबर पर पहुंचे और फाइनल में जगह नहीं बना सके। टोक्यो पैरालंपिक्स में बैडमिंटन और निशानेबाजी में शानदार कारकर्दगी पर आइए बात करते हैं अपने नामा निगार गौरव से। जी गौरव, निशानेबाजी में मेडल की उम्मीद बन रही है, ऐसे में किस से ज़्यादा उम्मीद हम लगा सकते हैं? जी गौरव। जी गौरव, निशानेबाजी में पैरालंपिक्स में मेडल की उम्मीद बन रही है, ऐसे में किस तरह से देखें इस चीज़ को कि किस तरह का मेडल हमारे लिए आ सकता है? शानदार तस्वीर जो है वो निशानेबाजी से उभर कर सामने आ रही है, जहाँ पर संगराज अधाना और मनीष नरवाल जो है वो अपनी चुनौती जो है वो पेश कर रहे हैं 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल इवेंट में। और फाइनल राउंड शुरू हो चुका है और जहाँ पर दोनों ही निशानेबाज जो है वो भी अपने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार अपने आप को मेडल के रेस में जो है वो बनाए हुए हैं। और संगराज अधाना की अगर बात करें तो इन्होंने 10 मीटर पिस्टल इवेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो यानी कि अगर यहाँ पे संगराज अधाना 50 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में अगर मेडल हासिल करते हैं तो ये कहना चाहिए कि
दूसरा उनका मेडल होगा पैरालंपिक गेम्स में, और एक ही पैरालंपिक गेम्स में 2 मेडल हो जाएंगे। तो जाहिर तौर पर सिमरन रहाणे के लिए काफी बड़ी बात होगी। बाकी खेलों की अगर बात करें तो पैरा बैडमिंटन में जिस तरह से पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, सेमीफाइनल में जिस तरह से प्रमोद भगत ने शानदार जीत दर्ज करके फाइनल में जगह बनाई, वहीं सुहास एल जफीराज जो है उन्होंने भी अपना सेमीफाइनल मुकाबला जीत करके फाइनल में जगह बना ली। तो यानी कि बैडमिंटन से 2 मेडल जो है वो पक्के हो गए हैं। अब उनका कलर जो है वो सिर्फ इतना रह गया है, कलर तय होना है कि वो कलर क्या रहता है, लेकिन 2 मेडल जो है वो आज बैडमिंटन से भी पक्के हो गए हैं। जी गौरव, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। जैसे कि गौरव ने बताया कि 2 मेडल यकीनी हो गए हैं। अब देखना है कि आगे और कितना एफर्ट लगाते हैं, कितनी जद्दोजहद करते हैं हमारे खिलाड़ी और मेडल को यकीनी बनाते हैं। तो शानदार कारकर्दगी भारतीय खिलाड़ियों की जारी है लगातार पैरा ओलंपिक्स में। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत साजी की कोशिशें जारी हैं। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के सदर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और तालिबान के आला मजहबी रहनुमा हेप्तुल्लाह अखवानजादा की क़यादत में जल्द ही एक नई हुकूमत की तश्कील मुतवक्को है। ताहम तालिबान से मुंसलिक कई लोगों के मफादात और तरजीहात तालिबान के पेश नज़र हुकूमत की तश्कील में ताख़ीर हो रही है, इसलिए इसे मुलतवी कर दिया गया है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे को 2 हफ्ते से ज़ायद हो चुके हैं। तालिबान के इत्तलात व सकाफ़ती कमीशन के सीनियर ओहदेदार मुफ्ती इनामुल्लाह समंगानी ने कहा है कि नई तालिबान हुकूमत के बारे में बातचीत तकरीबन आखिरी मरहले में है और काबीना की तश्कील से मुतालिक ज़रूरी बातचीत भी हो चुकी है। इस दौरान तालिबान ने पंशीर वादी पर कब्जे का भी दावा किया है। हालांकि अमरुल्लाह साले ने तालिबान के दावे को मुस्तरद कर दिया है। और अफगान दारुल-हुकूमत काबुल पर कब्जे के तकरीबन 20 दिन बाद हुकूमत की तश्कील से कुछ वक्त कबल तालिबान ने वादी पंशीर पर कब्जा करने का भी दावा किया है। 3 तालिबान ज़राए ने दावा किया है कि इस्लामी मिलिशिया ने कल काबुल के शुमाल में पंशीर पर कब्जा कर लिया है। पंशीर पर कब्जे के बाद तालिबान जंगजू ने दारुल-हुकूमत काबुल में खुशी का इजहार करते हुए हवाई फायरिंग भी की। हालांकि तालिबान के दावे की तस्दीक नहीं हो सकी है, तहम कौमी मज़ाहमती फ़ौजी दस्ते के रहनुमाओं ने तालिबान के दावे को मुस्तरद किया है। काबिल ज़िक्र है कि मज़ाहमती फोर्सेस के एक रुकन और साबिक़ नायब सदर अमरुल्लाह साले ने कहा है कि लड़ाई अभी जारी है। पिछले कई दिनों से अहमद मसूद और अफ़गानिस्तान के साबिक़ नायब सदर अमरुल्लाह साले सूबा पंशीर में तालिबान के खिलाफ महाज आ रहे हैं। तालिबान और मसूद के दरमियान मुज़ाकरात पहले चंद दिनों तक जारी रहे, ताहम इसके मुस्बत नताइज बरामद नहीं हो सके, जिसके बाद तालिबान ने अपने जंगजुओं को पंशीर पर कब्जा करने के लिए भेजा था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से फ़ोन पर बात की। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने भारत, मुत्तहदा अरब इमारात जामे स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के तहत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन में जारी पेशरफ्त का मुस्बत जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म मोदी ने कोविड वबा के दौरान भारतीय बिरादरी के लिए मुत्तहदा अरब इमारात के ताउन की सताइश की। उन्होंने 1 अक्टूबर से दुबई में मुनक़िद होने वाली एक्सपो 2020 के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफ़ाक़ राय किया। नेज़ मुश्तरका तशावीश के इलाक़ाई मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया कि दुनिया में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के लिए कोई जगह नहीं है और ऐसी ताकतों के खिलाफ आलमी बिरादरी के साथ खड़े होने की अहमियत पर जोर दिया। 3 मुल्की दौरे के तीसरे मरहले में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से डेनमार्क के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। डॉक्टर जयशंकर अपने डेनमार्क के हम मसब के साथ भारत डेनमार्क मुश्तरका कमीशन मीटिंग के चौथे दौर की मुश्तरका सदारत करेंगे। ये इजलास ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत 2 तरफ़ा ताउन का वसी पैमाने पर जामे जायज़ा लेगा। और इससे कबल वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने 3 ममालिक के दूसरे मरहले में कल क्रोएशिया का दौरा किया। उन्होंने क्रोएशिया के अपने हम मनसब काजन कुरीलेक रेडमैन से भी बातचीत की। इससे कबल सफ़र के पहले मरहले में उन्होंने स्लोवेनिया के सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की थी। याद रहे कि दोनों ममालिक के रवाबित के लिए उनके दरमियान तवील मुद्दती ताउन काबिल तारीफ़ है। दोनों लीडरों के दरमियान यूरोपीय यूनियन और भारत के चैलेंजों पर अहम गुफ्तगू हुई। वाज़ेह रहे कि वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर 3 ममालिक स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा अपने इस दौरे में तीनों यूरोपीय ममालिक के साथ बाहिमी रवाबित में पेशरफ्त का जायज़ा ले रहे हैं।
स्लोवानिया में ही वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नोवा यूनिवर्सिटी में भारतीय मुतालिक के मरकज़ का इफ्तिताह किया। वजीर ख़ारजा ने उम्मीद जाहिर की कि यह मरकज़ भारत स्लोवानिया ताल्लुकात में नहायत अहम साबित होगा। अपने दौरे में वजीर ख़ारजा ने भारतीय तलबा से बातचीत भी की। अगली खबर, मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया आज से 7 सितंबर तक इटली के दौरे पर रहेंगे। मनसुख मांडविया G20 के वज़राए सेहत की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। मीटिंग में कोविड-19 के मसले पर गौर व ख़ास किया जाएगा। और अब बात टीकाकारी मुहिम की। एंटी कोविड वैक्सीन मुल्क में अब तक 67 करोड़ 65 लाख से ज़ायद लोगों को दी गई है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि तकरीबन 52 करोड़ लोगों को पहली वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है और 15 करोड़ से ज़ायद लोगों को वैक्सीन की खुराक दूसरी दी जा चुकी है। वजारत ने कहा है कि कल एंटी कोविड वैक्सीन की 51,88,000 से ज़ायद खुराकें दी गईं। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क के कमज़ोर लोगों के लिए कोविड के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम ज़रिया है, जिसकी मुसलसल आला सतह पर जायज़ा और निगरानी की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा मीनाक्षी लेखी आज से कोलंबिया और न्यूयॉर्क के 6 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर के तौर पर यह उनका पहला दौरा होगा। कोलंबिया के 4 से 6 सितंबर के दौरान मीनाक्षी लेखी कोलंबिया की आला क़यादत से मुलाकात करेंगी और दो तरफ़ा बातचीत करेंगी। वो कोलंबिया के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा मोहतरमा मार्टा लूसिया रामीज़ के साथ बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगी। वो भारत और कोलंबिया की कंपनी और वहाँ रहने वाले भारतीय निज़ात लोगों से भी बातचीत करेंगी। भारत और कोलंबिया ने 2019 में अपने सिफारती ताल्लुकात के 60 साल मुकम्मल किए हैं। कोलंबिया लातीनी अमरीका में भारत का एक अहम शराकतदार मुल्क है। भारत के साथ माशी और तिजारती मैदान में इसके ताल्लुकात मुसलसल बढ़ रहे हैं। कोलंबिया के साथ भारत की दो तरफ़ा तिजारत साल 2020-21 के दौरान 2 अरब 27 डॉलर रही, जो कि कोविड वबाई इमराज के बावजूद 2019-20 की तिजारत के मुकाबले में 1 अरब 85 करोड़ डॉलर का नुमाया इजाफा है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि लेखी का कोलंबिया का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायज़ा लेने और अहम शराकतदारी को बढ़ाने और मजबूत करने का मौका फराहम करेगा। काबिल ज़िक्र है कि कोलंबिया का भारत का आखिरी वज़ारती दौरा अक्टूबर 2018 के दौरान अमल में आया था। इस वक्त के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर जनरल वी.के. सिंह ने कोलंबिया का सरकारी दौरा किया था। 7 से 9 सितंबर तक न्यूयॉर्क के अपने दौरे के दौरान मीनाक्षी लेखी आयरलैंड की ज़ेर सदारत अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के तहत वबाई दौर पर वज़ारती सतह पर खुली बहस में भारत की नुमाइंदगी भी करेंगी। तवक्को है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा की सीनियर क़यादत से मुलाकात करेंगी और भारत की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के सिलसिले में न्यूयॉर्क में भारतीय कम्यूनिटी के साथ भी बातचीत करेंगी। रुख करेंगे बिहार का। बिहार में पानी की सतह नीचे आने के बाद भी लोगों की मुश्किलात अभी कम नहीं हो रही हैं। बिहार के 16 अजला में 29 लाख से ज़्यादा आबादी सैलाब से मुतासिर है। मजमूई तौर पर दरभंगा, मधुबनी, गोपालगंज, मशरक़ी और मगरबी चंपारण समेत 26 से ज़ायद अजला में 40 लाख से ज़ायद लोग सैलाब की ज़द में हैं। सड़कें अभी भी पानी से भरी हुई हैं, जिसकी वजह से गाँव का राब्ता मुनक़ता हो गया है। सैलाब का पानी कम होने के बाद भी बुनियादी सहूलियात बहाल नहीं हो पाई हैं। जहाँ एक तरफा पीने का साफ़ पानी नहीं है, वहीं बिजली की सप्लाई भी मुतासिर है। और इस दौरान आसाम में सैलाब की संगीन सूरत हाल में मामूली बेहतरी आ रही है। रियासत के 22 अजला में मुतासरीन की तादाद में 2,71,000 तक रह गई है। गुज़िश्ता चंद दिनों में कम बारिश की वजह से ज़ेरे आब आने वाले गाँवों की तादाद भी कम होना शुरू हो गई है। इस वक्त रियासत के 21 अजला के 1,230 देहात अभी भी ज़ेरे आब हैं। ताहम कामरूप और मोरीगांव अजला में मज़ीद 2 अमवात के साथ इस सीज़न में सैलाब से मरने वालों की तादाद 6 हो गई है। रियासत में 105 इमदादी मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें से 66 गोलाघाट ज़िले में हैं, जहां सैलाब से बचने के लिए 4,000 से ज़ायद लोगों ने पनाह ली है। बचाव मुहिम के दौरान SDRF और दीगर मकामी टीमों ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 911 अफराद को रियासत के नशीबी इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। ज़िला गोलाघाट और दरांग के बाद ज़िला नलबाड़ी में सबसे ज़्यादा 1,10,000 से ज़ायद अफराद सैलाब से मुतासिर हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पहल पर एक सेहतमंद भारत के विजन को
मद्देनजर रखते हुए सितंबर का माह कौमी ग़िज़ाइयत के माह के तौर पर मनाया जा रहा है। महकमा बराए ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत के ज़रिए मुहिम के तहत कम्यूनिटी की शिराकतदारी पर खुसूसी तवज्जो दी गई है ताकि हर शहरी ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की अहमियत को समझ सके। पोषण माह के दौरान तमाम रियासतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में ग़िज़ाई बेदारी से मुतालिक सरगर्मियाँ ज़मीनी सतह तक चलाई जा रही हैं, जिनके असरात भी मुरतब होते नजर आ रहे हैं। बच्चों और कुंबी की फलाह बहबूद की वज़ीर स्मृति ईरानी ने कहा है कि पोषण माह एक त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है और इसके तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। पोषण माह में भारत सरकार की 18 मंत्रालयों के समन्वय से प्रदेश की सरकारें भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि पोषण महीना एक उत्सव के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है और पोषण माह का एक अलग पोर्टल भी उपलब्ध है, जिसमें आप आपके आंगनबाड़ी में क्या गतिविधि कर पाई हैं, क्या फोटोग्राफ्स आप उपलब्ध कर पाई हैं अपने लिए, उन सबको साझा कर सकती हैं। हम आशा करते हैं कि आपके इस उत्सव की एक झलक हम देश की राजधानी में भी देख पाएंगे। मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी ने कहा, पोषण माह के सिलसिले में आयुष की वजारत के साथ मिलकर काम जारी है। हमारा प्रयास है कि आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर जो प्रादेशिक व्यंजन है, जिसमें आयुष मंत्रालय का भी योगदान है, जिससे अफोर्डेबल प्राइस पे हम पौष्टिक आहार महिला और बच्चे को कैसे उपलब्ध हो इसकी जानकारी दे पाए, ये जल्द ही पोषण ट्रैकर पर उपलब्ध कराएंगे। मैं आशावादी हूँ कि आप बहनें इस जानकारी को भी अपने आंगनबाड़ी की हर बेनिफिशियरी बहन और बच्चे के परिवार तक पहुँचाएंगी। भारतीय रेल ने मुसाफिरों की सहूलत में इजाफा करते हुए सुपरफास्ट ट्रेनों की एक नई क्लास मुतारिफ कराई है, जो AC फर्स्ट, AC सेकंड और AC थर्ड के अलावा होगी, जिसका नाम AC थर्ड इकॉनमी होगा। आम AC 3 के मुकाबले इकॉनमी का किराया 7% कम होगा। 6 सितंबर से प्रयागराज और जयपुर के दरमियान चलने वाली ट्रेन में इस नए डिब्बे को लगाया जा रहा है और आने वाले दिनों में तमाम एक्सप्रेस ट्रेनों में ये सहूलत दी जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने इस नए डिब्बे का जायजा लिया और शुमाली रेलवे के GM आशुतोष गंगल से डिब्बे की खसूसियात को समझने की भी कोशिश की। भारतीय रेल प्रगति के पथ पर अग्रसर है, जिसका जीता जागता प्रमाण ये AC 3 टायर इकोनॉमी कोच है, जो AC फर्स्ट क्लास, AC सेकंड क्लास और AC 3 टायर के अलावा भारतीय रेल ने AC 3 टायर इकोनॉमी कोच का आगाज किया है। और ये कोच आपको हम अंदर लिए चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि इस कोच में आखिर क्या क्या सुविधाएं हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो कलर आप देख सकते हैं कि जो दीवार है या जो सीट है, दोनों की कलर एक है। अन्य सामान्य ट्रेन जो AC 3 टायर के जो बॉगी हैं, उससे कहीं ना कहीं इसे अत्याधुनिक रूप देने की कोशिश की गई है। पानी की बोतल रखने के लिए ट्रे बनाए गए हैं। ये ट्रे मार्वल का ये लुक है। कोच अब उपलब्ध है ऑपरेशन के लिए और NCR में से प्रयागराज से जयपुर के बीच की गाड़ी में सबसे पहले लगाया जा रहा है। उत्तर रेलवे में हम लोग लखनऊ वाली जो ट्रेन है उसमें से इंट्रोड्यूस करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे और कोच बन के आएंगे, इनको और प्रोलिफरेट करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स पर हम लोग सुविधा प्रदान कर सकें। आपको मालूम है इसका किराया भी हम लोगों ने जो AC 3 टायर है उससे थोड़ा सा कम रखा है, जिससे ये ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाए और पैसेंजर्स कम किराए में और ज़्यादा सुविधा के साथ ट्रैवल कर सकें। मोबाइल पॉइंट के जो चार्जर हैं वो हैं, पानी की बोतल इसमें रखे जा सकते हैं बहुत आराम से। तो हम कह सकते हैं कि अत्याधुनिक सुविधाओं से एक नए फ्लेवर और क्लेवर में यह जो AC 3 टायर जो इकोनॉमी जो कोचेज हैं, ये सुपर फास्ट जितनी भी ट्रेनें होंगी आने वाले दिनों में जो चलनी है, उन तमाम ट्रेनों में ये 2 बोगियां लगाई जाएंगी। आप देख सकते हैं कि जो इसका जो क्लेवर है वो एकदम बिल्कुल बदला हुआ है। भारतीय रेल की ये कोशिश है कि मुसाफिरों को आने वाले दिनों में और भी सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराएं और इसका जीता जागता जो एक रूप हम कह सकते हैं वो AC 3 टायर इकोनॉमी जो कोच है उसमें देखा जा सकता है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ राजेश राज, DD न्यूज़, दिल्ली।
और अब वक्त है खेल की खबरों का। भारत और इंग्लैंड के दरमियान केनिंगटन ओवल में जारी चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल खत्म होने पर भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 43 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम अब भी पहली इनिंग्स की बुनियाद पर इंग्लैंड से 56 रन पीछे है। इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 290 रन बनाए थे, वहीं भारत की पहली इनिंग्स 191 रन पर सिमट गई। दूसरे दिन के खेल के अख्ताम तक रोहित शर्मा 56 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 20 ओवर के एल राहिल 41 गेंदों पर 4 चौके की बदौलत 22 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अपना घर सबका ख्वाब होता है और इस ख्वाब की तकमील कर रही है मरकज़ी हुकूमत की प्रधानमंत्री आवास योजना। इस स्कीम का मकसद तमाम लोगों को बुनियादी सहूलियात के साथ पुख्ता मकानात फराहम करना है। शुरू में ये सिर्फ देही इलाकों तक महदूद थी, बाद में इस मंसूबे का दायरा शहरी इलाकों तक भी बढ़ा दिया गया, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से जाना जाता है। अब तक लाखों कुंबे इस स्कीम से फ़ायदा उठाकर अपना घर बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज में इस मंसूबे से लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है, देखते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में। कासगंज की अनीता, शिलेश और सुनील कुमार बेहद खुश हैं क्योंकि उनको मिला है अपना घर। प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से इन सभी का अपने घर का ख्वाब पूरा हुआ है। मुझे सरकार ने आवास दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए रहने के लिए छत टपकती थी, तो इसके लिए सरकार को बहुत थैंक यू, धन्यवाद। मुझे प्रधानमंत्री की तरफ से आवास मिला है, जिसका काम चल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रधानमंत्री ने हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए आवास दिए हैं और हम लोगों की सुनी है, इसके लिए बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री का बहुत आभार करती हूँ। मैंने आवास योजना का पैसा लिया और मेरा घर मतलब बच्चों के लिए सब तक छत बनी। कमजोर तबके के कुनबों के लिए अपने घर के ख्वाब को पूरा करने के मकसद से मरकजी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत मुल्क के लाखों लोग अपना आशियाना बना चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत माली तौर पर कमजोर तबके के लोगों को घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से माली मदद दी जाती है। यूपी के कासगंज में भी बड़ी तादाद में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिल रहा है। इस स्कीम में शफाफियत के लिए खास इकदाम किए गए हैं। लगभग 8,000 लोगों को प्रथम किस्त दे चुके हैं और तथा द्वितीय किस्त 7800 लोगों को प्रदान की जा चुकी है और तृतीय किस्त के रूप में 5,000 लोगों को हस्तांतरित की जा चुकी है और लगभग 5,000 आवास पूर्ण भी हो चुके हैं। सरकार देहात के साथ ही शहरी इलाकों में भी कमजोर तबके के लोगों को पक्का मकान मुहैया कराने के लिए मुहिम चला रही है। इस स्कीम में शफाफियत के मकसद से मुस्तफिदीन के बैंक खातों में स्कीम की सभी किस्तें सीधे जमा की जा रही हैं, जिससे मुस्तफिदीन खासे खुश नजर आ रहे हैं। यूपी के कासगंज से चंद्रशेखर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। इसी के साथ ही वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।